मैडम रवनीत मेरे शरीर की ओर बहुत ध्यान से देखती रही। कितनी देर तक मेरे चेहरे के भावों को पढ़ती रही। प्रश्नचिन्ह बनी उसकी नजरें मेरे शरीर पर घूमते देख मैं झेंप गई। रवनीत मैडम एक नहीं अनेक बार मुझसे कह चुकी है, किरण अब तो हमें विवाह के लड्डू खिला ही दो। अब तो तुम्हारी आग जैसी उम्र है। ऐसी उम्र में अपने साथी के बिना कैसे रहा जा सकता है? मेरी तो समझ में नहीं आता। जब हम तुम्हारी उम्र में थे, हमारे शरीर से तो लपटें निकलती थी। ऐसी उम्र में आदमी पानी के पास खड़ा हो जाए तो पानी में आग लग जाती है। कहीं चोरी छिपे तो नहीं गुड़ की बोरी में मुंह मार रही हो। बेशर्म, मैं बस इतना ही कह पाई। मेरे अंदर कुछ बुझ गया। नहीं, क्या पता लगता है आदमी का। जब तक यह शरीर अन्न खाता है, तब तक उसकी ईर्ष्या खत्म नहीं होती और तुम तो अभी कल की लड़की हो। वैसे भी हर काम अपने समय पर ही अच्छा लगता है। विवाह भी उम्र के हिसाब का मेवा है। बेवक्त छेड़ा राग किसी को नहीं भाता। फिर तो बस ऐसे ही घसीटने वाली बात हो जाती है। क्यों मिट्टी में मिला रही हो अपने सोने जैसी देह को? कर लो कोई हिला वाला। पड़े पड़े तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। देख ले, सोने जैसी तेरी काया। मेरी बहन, कुछ नहीं होता इस काया को। है कुछ नहीं होता? कैसे कुछ नहीं होता? मैं तो हैरान हूं तुम पर। हमारे मन में तो विवाह के नाम पर गुदगुदी होने लगती थी। पता नहीं तुम पर असर क्यों नहीं होता। पता नहीं कौन सा धनिया उबाल उबाल की पीती रहती हो। आप जैसी उम्र में आदमी वैसे ही बुझा रहता है। ऊहूं, मेरे भेजे में तो यह बात नहीं घुसती। मेरे जैसा तो चार चार विवाह करवा कर भी चैन न ले। मैं तो छत से छलांग लगा दूं विवाह का नाम सुनकर। मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मास्टरनी, मुझे लगता है बाबे की एकेडमी में रहकर तुम्हारा मन वैसे ही मर गया है। मुग्धर जैसी जांघें देख देख कर रवनीत मैडम ने मेरी कमर में कोहनी मारी और जोर से हंसने लगी। इस प्राइवेट स्कूल में मैं जब से पढ़ाने लगी, एक रवनीत मैडम ही है जिससे मैं बात करती हूँ, वरना मैं हर एक से नजर चुराती रहती हूँ। रवनीत मैडम मुझे खुश करने के लिए कभी कभी इस प्रकार से छेड़ने लगती। चलो, धीमा धीमा सेक अपने जज्बात को देती रहा करो, नहीं तो यूं ही मिट्टी हो जाओगी। जब लपटें उठने लगेंगी, तब अपने साथी की तलाश में आगे पीछे भी नहीं देखोगी। यह सब सुनकर मैं और भी उदास हो गई। कैसे लपट बनकर जल उठेगी? बुझे हुए कोयले में सेक कहाँ से आएगा? कैसे बताऊं, इस जिस्म में कोई चिंगारी नहीं उठती। कैसे समझाऊं, रवनीत मैडम जैसी औरतों को इस उम्र में किसका जी नहीं चाहता कि उसके पैरों में पड़े घुघरुओं की झंकार से किसी के अंदर हलचल पैदा हो। उसका भी कोई साथी हो जो उसके सपनों में उतरकर कभी तेज बहाव की नदी बन जाए और कभी झील बन जाए। कभी झील भी बनी थी किसी के लिए। सपने लेती थी कि वह मुझ में डूबने और तैरने की बातें करे। अब तो यह झील जैसा जिस्म कोयले की बुझी राख जैसा बना दिया गया। इस बुझी राख का अब कोई क्या करे? 26 मई, वह कोई आम दिन जैसा नहीं था। 12वीं क्लास का रिजल्ट आया था उस दिन। क्लास के 32 लड़के लड़कियों में से 12 सहपाठी आगे नहीं जा पाए थे। सारी क्लास में पहले नंबर पर आने के लिए मुझे बधाइयां मिल रही थी। इसी दिन रिश्तेदारी में ताया लगने वाला मास्टर शमशेर सिंह हमारे घर बधाई देने आया। एक प्रकार से वह मेरी कैद का परवाना ही लाया था। भगवान सिंह, तुम्हारी बेटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब इसे घर में मत बिठा देना, आगे पढ़ाओ इसे। अपने पैरों पर खड़े होकर तुम्हारा सहारा बनेगी। छोटे बहन भाइयों को कंधे से लगाएगी
फिर क्या सोचा है तुमने इसकी आगे की पढ़ाई के बारे में? मास्टर शमशेर सिंह को मालूम था छठी फेल भगवान सिंह को आगे क्या करना है, इस बारे में क्या मालूम? मास्टर साहब, परिवार की जिम्मेवारियां काफी भारी हैं। मुश्किल से इसे 12 तक पढ़ा पाया हूँ। आगे पढ़ाने की हैसियत नहीं है मुझमें। आपसे कुछ छिपा नहीं। गांव में किसी से सीख लेगी सिलाई कढ़ाई का काम, गुजारे लायक हो जाएगी। सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा। मेरे साथ की कई लड़कियां शहर में कॉलेज में पढ़ने की तैयारी में थी। वैसे घर के बर्तनों में से भादों महीने ही गेहूं के खत्म हो जाने की जानकारी मुझे थी। इसी कारण आगे पढ़ने के बारे में अधिक उम्मीद नहीं लगाई थी। ना, ना, यह गलती मत करना। जब बेटा बेटी पढ़ने वाला हो तब कमी पेशी नहीं देखी जाती। गृहस्थी की गाड़ी तो चलती ही रहेगी ऐसे ही रिचकू रिचकू। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। इस बच्ची को किसी मुकाम पर पहुंचते देखना चाहते हैं। वो तो ठीक है, मगर भगवान सिंह, बीबी किरण को आगे पढ़ाना और वह भी बाबा जी वाली एकेडमी में, यह जिम्मेवारी मेरी रही। ढेला नहीं लगेगा तुम्हारा। एक बात से निश्चित हो जाओ तुम। एकेडमी के बारे में तुम्हें मालूम ही है। कौम के बच्चे बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ धर्म में परिपक्व करना उनका मनोरथ है। दूर दूर से बच्चे बच्चियां वहां पढ़ते हैं। वहां दाखिला लेने के लिए दुनिया तरसती है। बाबा जी स्वयं सारा प्रबंध देखते हैं। छांट छांट कर विद्वान और माहिर टीचर रखते हैं। मास्टर जी, अपने सूबेदार दुल्ला सिंह के पोता पोती का दाखिला वहां हुआ था। बीच से ही उन्हें निकाल लिया। कहने लगा, वहां का खर्च बहुत ज्यादा है। भाई साहब, हम तो बच्चों की सरकारी स्कूलों की फीस भी नहीं दे पाते, प्राइवेट वालों की मार कैसे सहन करेंगे? भगवान सिंह, एकेडमी इन दुल्ले वालों के बच्चों के लिए नहीं बनी। वैसे भी मैंने कह दिया ना, यह सारी जिम्मेवारी मेरी है। अपने पूरे पंजाब से 5 लड़कियों को वो मुफ्त पढ़ाते हैं, एकदम फ्री। वहां हॉस्टल में ही रहेगी। और सनो, बीए के बाद बीएड भी वहीं होगा। वहीं एकेडमी के स्कूल में नौकरी मिल जाएगी साथ के साथ। यह तो धर्म को समर्पण होने वाली बात है। तुम्हारे सिर से भार उतर गया समझो। देख लो भाई साहब, वहीं रहना होगा। हमारा दिल कैसे लगेगा? अकेले बेटा बेटी बाहर कैसे रह सकता है? माँ को समझ नहीं आ रहा था क्या बात करें। अरे पागल न हो तो बहन, यह लड़की तुम्हारा दूध सफल करेगी। एकेडमी इस समय देश की चोटी की शैक्षिक संस्थाओं में से एक है। फिर बाबा जी का उद्देश्य कौम को आगे ले जाने का है। आप सोचो, ये लड़के लड़कियां क्यों बिगड़ते जाते हैं? इन स्कूल कॉलेज में उन्हें नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती, धर्म कर्म नहीं पढ़ाया जाता। धर्म से जुड़ा बच्चा कभी अस्थिर नहीं होता। अब बच्चों पर कोई धर्म का कुंडा है ही नहीं। ये छोटी जातियां धर्म छोड़कर गिरजे की ओर जा रही हैं। कुछ लड़के कानों में नथियां पहनकर जय मस्तों की करते घूमते हैं। अब तुम ही बताओ, जब युवा पीढ़ी को कोई धर्म से न जोड़ दे, वे बिगड़ेंगे ही। यह बात तो है। बाप के लिए धर्म कौम जैसी बड़ी बड़ी बातों के क्या अर्थ थे? जसमेल कौर बहन, एकेडमी में अनुशासन बहुत है। वहां चिड़िया भी नहीं फटकती। बाबा की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां तो भाई माँ बाप से भी 3 महीनों में एक बार मिलने की इजाजत मिलती है। वैसे भी तुम यहाँ दिल लगने की बात कर रहे हो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ, यह बात तो ठीक है भाई। अच्छे घरों वाले अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कनाडा अमेरिका भेज रहे हैं। बेगाने मुल्कों में, समुद्र पार, हजारों मील दूर।
न अपनी धरती, न बोली, न अपने लोग। देखो यह तो है अपने यहाँ, 4 हाथ ही दूर है। 3-4 महीने के बाद दोनों जाकर मिल लिया करना। और क्या चाहिए? पुत्र पुत्री अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और क्या चाहिए? एकेडमी में आने पर थोड़े दिनों के बाद ही महसूस कर लिया कि यहाँ कुछ पाने के लिए गंवाया ही गंवाया है। जब पहली बार माँ बाप मिलने आए थे तो मेरा लिबास देखकर माँ का चाव उमड़ने लगा। वाह किरनी, भाई तेरी तो जिंदगी बन गई। जीता रहे मास्टर शमशेर सिंह। पढ़ाई के साथ साथ लड़की को गुरु महाराज से भी जोड़ दिया। मैं कुछ कह न पाई। जी चाह रहा था कहूँ, अंधे कुएं में पड़े तुम्हारी यह एकेडमी वाली पढ़ाई, मुझसे नहीं रहा जाता इन दायरों में। मेरा यहाँ जी ही लगता, परंतु कैसे कहती? मेरे साथ बैठी सेवादार स्त्री की बाज नजर और तीखे कान मेरी ही ओर थे। कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार का पहरा केवल मुझ अकेले पर नहीं, बल्कि मेरे समान मुफ्त विद्या प्राप्त करने वाली सारी ही लड़कियों पर था। हम सभी की नियति यही थी। मैं तो माँ को एक ओर ले जाकर यह भी नहीं बता सकती थी कि इस उम्र में होने वाला मासिक धर्म बंद होने लगा है। कैसे बताती कि शरीर में इतना बड़ा परिवर्तन अचानक कैसे घट गया, बिना किसी बीमारी के, और वो भी एक साथ 5 ही लड़कियों में। 15 मिनट की मुलाकात में माँ के साथ मुश्किल में हूँ, हाँ ही कर पाई थी। माँ द्वारा लाया पिन्नियों का डिब्बा सेवादार स्त्री ने थाम लिया, जबकि मैंने अभी आधी ही पिन्नी खाई थी। मगर वह डिब्बा हमारे पास हॉस्टल के कमरे तक नहीं पहुंचा था। हॉस्टल के कमरे में ऐसी किसी भी चीज को लाने की मनाही थी। माई ने उपदेश दिया, लड़कियों को ऐसा कोई खाना नहीं खाना चाहिए जिससे शरीर में विकार पैदा हो। हमें हमेशा सादा भोजन ही खाना चाहिए, बस। सादा भोजन और गुरु की बाणी। भोजन के बाद हमारे हाथों में पोथियां थमा दी जाती। निगाह कहाँ टिकती थी गुरबाणी के शब्दों पर। सारा दिन गुरसिखी जीवन और शुद्ध आचरण का उपदेश हमारे दिमागों में लगातार भरा जाता था। मुझे बार बार गांव का मेहर सिंह मजहबी सिख याद आता। उसकी लड़की मुझसे 2 साल पीछे होने के बावजूद मेरी पक्की सहेली थी। कई बार मैं उसके घर चली जाती, कई बार वह मेरे घर आ जाती। कई लड़कियां यह देखकर नाक भौं सिकोड़ती। मुझे दीपो से खास ही लगाव था। इस लगाव का कारण शायद दीपो के बाप मेहर सिंह का पूर्ण अमृतधारी गुरसिख होना था। जट्टों के साथ हलवाहे का काम करने वाले मेहर सिंह की लड़की दीपो गरीबी के कारण 10वीं से आगे पढ़ नहीं पाई थी। मेहर सिंह का पक्का गुरसिख होना उसके कच्चे मकान को भी पक्का नहीं कर पाया था। मैं तब बहुत हैरान होती जब लड़कियां दीपो की सिखी का मजाक बनाती। इन्हीं दिनों में गांव में एक नई हवा चल पड़ी और दलित घरों ने बाबा नानक की तस्वीर उतारकर स्लीप के निशान लटका लिए। उसकी अरदास प्रेयर में तब्दील हो गई। तब दीपो के घरवालों का ऐसा करना मुझे बहुत बुरा लगा था, मगर आज सोचती हूँ, गरीब की कोई जात धर्म नहीं होता। गरीब को चांद भी रोटी ही दिखाई देता है। एकेडमी की जेल जैसी दीवारों में जकड़ी में बाबा जी द्वारा सिख धर्म की जा रही सेवा के बारे में सोचती। बार बार मेरा ध्यान दीपो जैसी दलित लड़कियों की ओर चला जाता। चाचा मेहर सिंह के घर की दीवारों पर लटका स्लीप का निशान मेरे सामने आ जाता। मैं सोचती मेहर सिंह के लड़के लड़कियों को पढ़ाकर सिखी को प्रफुल्लित किया जा सकता है। ये बाबा आए दिन किसी नए गांव में स्कूल खोलते रहते। धर्म की शिक्षा के नाम तले इतना बड़ा साम्राज्य। धर्म की इस शिक्षा में चाचा मेहर सिंह जैसे असली धर्म वाले कहाँ हैं? मुझे दादी की कही बात याद आती, गरीब का मुँह गुरु की गोलक होता है। चाचा मेहर सिंह के मेहर मसीह बन जाने पर गांव वाले उससे बहुत नाराज हुए। उस दिन संयोग से मैं उनके घर पर थी।
जत्थेदार चंचल सिंह दहलीज पार करते ही उपदेश झाड़ने लगा। यह क्या किया तुमने? तुम्हारे बाबा जीवन सिंह ने सिखी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की। गुरु का शीश दिल्ली से लाया, बहुत संघर्ष किया सूरमा ने। जत्थेदारा, कहीं आज कल में ही लाया होगा वो शीश? क्या मतलब? क्या मतलब है तेरा? इतनी बड़ी कुर्बानी को तुम मजाक समझते हो? पहले तो तुम्हें कभी बाबा जीवन सिंह की कुर्बानी याद नहीं आई, आज कैसे आ गई? फिर भाई जैता, उसे बाबा जीवन सिंह कब से बना दिया गया? हर साल नगर कीर्तन में तुम्हारा ढाड़ी जत्था भाई जैता कूकता रहता है। तब तुमसे कोई नहीं कहता कि भाई जीवन सिंह कहो। अरे पागल, बेवकूफ, तुम सब बाबा जीवन सिंह की संतान हो। सिखी जिंदा ही तुम्हारे कारण है। मुझसे पूछो, सिखी के असली वारिस तुम ही हो, और तुम ही सिखी को पीठ दिखा रहे हो। यह क्या करने लगे हो? जत्थेदारा, तुम्हारी सिखी तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ, इस सलीब ने तुम्हें कुंभकर्ण की नींद से जगा दिया। शायद हमारे बाकी बहन भाइयों की ओर तुम्हारा कुछ ध्यान चला जाए। चाचा मेहर सिंह न खरीखरी सुना दी। फिर बाबा जीवन सिंह के वंशजों के साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो, कुछ भूला नहीं दुनिया को। अपनी जरूरत के लिए हमें गले लगाते हो, वैसे हम पर थूकते हो और मीठे बनकर हड़पना चाहते हो। अरे क्या बात कर रहा है तू? जत्थेदार चंचल सिंह की बोलती बंद हो गई। और सुन लो, यह सलीब गले में डाल लेने से हमारे बाबा की कुर्बानी कम नहीं होने वाली, और ना ही हम अपने बाबा की कुर्बानी को पीठ दिखा रहे हैं, बल्कि अब तो तुम्हारे जैसे धर्म के चौधरी हमारे बाबा का नाम जोर जोर से लोगे। दिमाग फिर गया है तुम्हारा, खराब हो गया है दिमाग तेरा। जत्थेदार चंचल सिंह ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। एकेडमी में अक्सर ही मुझे यह घटना याद आ जाती। मेरा मन खिला खिला कर हंसने को करता। मैं अपने आसपास देखती, अजीब सा गमगीन सन्नाटा पसरा रहता। खिलखिला कर हंसना तो दूर, वहां ऊंची आवाज में भी बात करना मर्यादा के खिलाफ था। मैं देखती और सोचती कि यहाँ हर समय मुर्दानी क्यों छाई रहती है। पत्थर से चेहरे वाली औरतों की एक्सरे जैसी आंखें छात्राओं और अध्यापिकाओं का हर समय पीछा करती रहती। सांस लेना भी मुहाल लगता। अजीब किस्म की दहशत का माहौल था। सेवादारी ने बात बात पर टीचरों की इज्जत उतार कर रख देती। एक दिन तो हद से बाहर की बात हो गई। इन पत्थर और भावहीन सेवादारिनों ने एकेडमी की सबसे अधिक पढ़ी लिखी, होशियार, सुंदर और परिश्रमी टीचर दिलप्रीत को घेर लिया। मैडम दिलप्रीत, ये क्या सूरत बना रखी है? बाबा जी की एकेडमी में ऐसा कुछ चल नहीं सकता। एक बीबी ने मैडम के तराशे कुछ तीखी बरौनियों की ओर इशारा कर कहा।